हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता था कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 हाइब्रिड फंड्स के लिए एक बहुत अच्छा साल था? हाइब्रिड फंड्स बोथ इक्विटी यानी कि स्टॉक्स और डेट यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट ने ₹7 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर दिया और सिर्फ एक साल में इनके एसेट गेन 50% से ज्यादा हो गए। अब जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, आर्बिट्राज फंड्स ने मार्च 2023 से मार्च 2024 में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखा अपने एसेट ग्रोथ में 126.9% का। ये ट्रेंड सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ही सीमित नहीं था। इवन मई 2024 में भी हाइब्रिड फंड्स ने टोटल इनफ्लो ऑफ रुपीज 17,990 करोड़ हासिल किए, जिसमें से आर्बिट्राज फंड ने सबसे ज्यादा इनफ्लो रिसीव किए रुपीज 12,758 करोड़ के। तो आखिर क्यों आर्बिट्राज फंड्स इतने हाई इनफ्लोज को अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये फंड्स इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिक्स में इन्वेस्ट करके बैंक फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आर्बिट्राज फंड्स बैंक फिक्स डिपॉजिट से बेहतर ऑप्शन है? चलिए आप इस वीडियो को देखिए एंड तक और आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं, आर्बिट्राज फंड्स और बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के बीच में अंतर क्या है, आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पहले कि हम वीडियो में आगे जंप इन करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो थम्स अप दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखें ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं कि आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं। देखिए, इसे समझने से पहले आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। सपोज करिए कि आपका एक दोस्त है, वो एक मोबाइल फोन खरीदना चाहता है किसी रिटेल शॉप से ₹25,000 का। अब आपको पता लगता है कि ऑनलाइन इसका प्राइस 22,000 रुपए ही है, तो आप इस मोबाइल फोन को ऑनलाइन 22,000 रुपए में खरीद लेते हो और अपने फ्रेंड को 25,000 रुपए में भेज देते हो। यहां पर आपने 3,000 रुपए का रिस्क फ्री प्रॉफिट बना लिया। हाँ, अगर आपने इस ट्रांजैक्शन को करने में कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए होते तो वो आप इसमें से ऑफ कोर्स कट कर सकते हो। तो आर्बिट्राज करता ये है कि ये सेम टाइम पर दो डिफरेंट मार्केट्स के बीच में सेम एसेट के प्राइस के अंतर का इस्तेमाल करता है। आप किसी एसेट को किसी एक मार्केट में सस्ते दाम पर खरीद सकते हो और किसी दूसरे मार्केट में उसी को एक ज्यादा प्राइस पर बेच करके अपना रिस्क फ्री प्रॉफिट बना सकते हो, ऑफ कोर्स अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अकाउंट फॉर करने के बाद। अब आगे चलते हैं और समझते हैं आर्बिट्राज फंड्स का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है। ठीक है, देखो, कैश मार्केट को स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है। ये एक मार्केट है जहां पर स्टॉक्स या सिक्योरिटीज और कमोडिटीज को उनके अभी के यानी कि करंट प्राइस पर खरीदा और बेचा जाता है। यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं तुरंत तुरंत की डिलीवरी और पेमेंट पर। कैश मार्केट को स्पॉट मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टॉक्स को यहाँ पे ऑन द स्पॉट खरीदा और बेचा जाता है। ये ट्रांजैक्शंस स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी और बीएससी पर होते हैं। अब सपोज करिए कि आप आरआईएल के 10 शेयर्स खरीदना चाहते हैं जो कि एनएससी पर लिस्टेड हैं और करंटली 3,000 रुपए पर शेयर पर ट्रेड हो रहे हैं। आप अपने ब्रोकर के साथ एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसे आप वो क्वांटिटी और दाम स्पेसिफाई कर देते हैं जिस पर आप ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं। फिर आपका ब्रोकर इस ऑर्डर को किसी सेलर के साथ मैच करता है जो कि उसी दाम पर ये शेयर्स बेचने को तैयार हो। एक बार जब ये ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है शेयर की कॉस्ट के साथ और सेलर के अकाउंट में वो शेयर की प्रोसीड्स क्रेडिट यानी कि ट्रांसफर कर दी जाती है। ये ट्रांजैक्शन सेटलमेंट एक T+2 बेसिस पे होता है, मतलब कि आपको पेमेंट कर देना होगा और सेलर को शेयर्स डिलीवर कर देना होगा ट्रांजैक्शन के 2 बिजनेस डेज के अंदर, यानी कि T+2। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्यूचर्स मार्केट। दोस्तों यहां पर आप सिक्योरिटी या स्टॉक को किसी फ्यूचर डेट पर एक पहले से डिसाइडेड प्राइस यानी कि प्री डिटरमाइंड प्राइस पर खरीदने या बेचने का हक यानी कि राइट को खरीदते हो। तो क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एक फ्यूचर डेट पर खरीदा और बेचा जाता है एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस पर, इसलिए इसे फ्यूचर मार्केट कहा जाता है। फ्यूचर्स में ट्रेड करते वक्त एक इंसान स्टॉक्स को ओन नहीं करता और कोई डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक्सपायरी डेट पर यानी कि फ्यूचर डेट पर एक्सपायर करता है। सपोज करते हैं कि आप किसी कंपनी एबीसी लिमिटेड के 100 शेयर्स को खरीदने का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो, राइट, एक पहले से डिसाइडेड प्राइस पर जो कि है ₹50 पर शेयर, और आप ऐसा करोगे किसी एक फ्यूचर की सर्टेन डेट पर, कह लीजिए आज से 6 महीने के बाद।
तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है यानी कि 6 महीने बाद आपको वो 100 शेयर्स 50 रुपीज पर शेयर में मिल जाएंगे, उसी सेम प्राइस पर जिस पर आपने एग्री किया था खरीदने को कॉन्ट्रैक्ट में। फर्क नहीं पड़ता कि उस समय यानी कि 6 महीनों के बाद एग्जैक्टली क्या प्राइस चल रहा है। तो अगर प्राइस जंप करके 55 रुपीज पर शेयर हो जाता है, आपको स्टिल शेयर्स मिल जाएंगे 50 रुपए पर शेयर पे। तो आपने एक 500 रुपीज का प्रॉफिट बना लिया, ₹5 पर शेयर इन 200 शेयर्स। हालांकि अगर शेयर प्राइस गिर करके 45 रुपीज पे आ जाता है आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट तक, आपको स्टिल हर एक शेयर के लिए 50 रुपए पे ही उसे खरीदना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको एक 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स का लॉस हो जाएगा, यानी कि 500 रुपीज का लॉस। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे आर्बिट्राज फंड्स काम करते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। दोस्तों सपोज करते हैं कि स्टॉक XYZ आज ट्रेड कर रहा है 100 रुपए पे। ये है स्पॉट प्राइस, इसलिए स्टॉक XYZ को आज खरीदना या बेचा जा सकता है ₹100 पर, राइट। फ्यूचर मार्केट में सेम स्टॉक XYZ ट्रेड कर रहा है एक 3 मंथ फ्यूचर प्राइस ऑफ ₹105 पर, इसलिए स्टॉक XYZ को 3 महीने के बाद खरीदा या बेचा जा सकता है ₹105 पर। नाउ ये डिफरेंस यानी कि स्पॉट प्राइस ₹100 और फ्यूचर प्राइस ₹105 के बीच की वजह से आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। आर्बिट्राज फंड एक साथ 2 ट्रांजैक्शन करते हैं। ये शेयर्स को उस मार्केट में खरीदते हैं जहां पर प्राइस कम हो, चाहे स्पॉट हो या फ्यूचर मार्केट हो, और फिर उसे सेल कर देते हैं उस मार्केट में जहां पे प्राइस ज्यादा हो, चाहे वो स्पॉट हो या फिर फ्यूचर्स मार्केट हो। एग्जांपल की मदद से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, आर्बिट्राज फंड XYZ स्टॉक को खरीदेगा स्पॉट मार्केट में 100 रुपीज पर शेयर पे और तुरंत ही यानी कि साइमल्टेनियसली XYZ स्टॉक को बेच देगा एक 3 मंथ फ्यूचर प्राइस ऑफ 105 पर। अब इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इफेक्टिवली एक 5 रुपए का आर्बिट्राज प्रॉफिट लॉक हो गया। ₹105 माइनस ₹100, ऐसा एक 3 महीने के पीरियड पर हुआ 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। अब बजाय इसके कि XYZ का स्टॉक प्राइस 3 महीने बाद क्या होता है, आपका प्रॉफिट तो लॉक इन हो चुका है। चाहे XYZ स्टॉक का प्राइस बढ़ के 120 रुपीज हो जाए या फिर गिर करके ₹90 हो जाए, आपको हमेशा ही 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या आर्बिट्राज फंड्स बैंक FD से बेहतर होते हैं। वेल, आर्बिट्राज फंड्स इक्विटी यानी कि स्टॉक्स और डेट सिक्योरिटीज यानी कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका एम होता है फ्यूचर मार्केट और कैश या स्पॉट मार्केट के बीच के प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाना। ऐसा ये करते हैं एक साथ ही कैश और फ्यूचर मार्केट में बाइंग और सेलिंग का ट्रांजैक्शन प्लेस करके। इससे इन्हें बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स के द्वारा ऑफर्ड इंटरेस्ट रेट से ज्यादा बड़े रिटर्न्स बना पाने में मदद मिलती है। जी हाँ, आर्बिट्राज फंड्स बैंक FD से बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। मॉर्निंगस्टार के अकॉर्डिंग आर्बिट्राज फंड्स ने एक साल में एवरेज रिटर्न जनरेट किए 7.16% के। इसके अलावा 5 आर्बिट्राज फंड्स ने पिछले एक साल में एज ऑफ 19 जून 2024 8% रिटर्न से ज्यादा ऑफर किए। हालांकि बैंक FD इंटरेस्ट रेट एवरेज 6.71% थे एक साल में टैक्सेस के पहले। अब आर्बिट्राज फंड्स बैंक FD से बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और वो भी प्योर इक्विटी फंड से कम रिस्क पर। इनका एलोकेशन डेट यानी कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी होता है, जिससे कि स्टॉक मार्केट के वोलेटिलिटी से ये आपके पोर्टफोलियो को बचा पाते हैं। हालांकि वो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के जैसे सेफ हो सकता है ना हो। तो आइए नजर डालते हैं आर्बिट्राज फंड्स के टॉप डेट होल्डिंग्स पर कुछ एग्जांपल्स की मदद से। बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, तो इन्होंने एक एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.71% टैक्सेस के पहले ऑफर किया FY24 में। आप नजर डाल सकते हैं 7 दिनों से 10 सालों तक के बैंक द्वारा ऑफर्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब आर्बिट्राज फंड्स बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं। हालांकि आफ्टर टैक्सेस रिटर्न का क्या? तो क्या आर्बिट्राज फंड्स बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं? वेल, देखिए, आर्बिट्राज फंड्स अपने टोटल असेट्स का कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्हें इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स माना जाता है टैक्सेशन पर्पस के लिए। अब अगर आप आर्बिट्राज फंड्स के यूनिट्स को बेचते हैं या फिर रिडीम करते हैं एक साल के अंदर अंदर, तो जो इससे प्रॉफिट या गेन बने ना, उसको STCG बोले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इन गेन्स को 15% विद एप्लीकेबल सेस पर टैक्स किया जाता है। हालांकि अब अगर आप आर्बिट्राज फंड्स के अपने यूनिट्स को बेचते या फिर रिडीम करते हैं एक साल के बाद, तो प्रॉफिट्स या फिर गेन्स को माना जाएगा LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन गेन्स को टैक्स किया जाएगा 10% पे, लेकिन सिर्फ तभी जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है, सिर्फ तब। अब आइए समझते हैं कि क्या आर्बिट्राज फंड्स टैक्स एफिशिएंट हैं अगर इन्हें कंपेयर किया जाए बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से। तो वेल,
चलिए सपोज करते हैं कि आपने किसी आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट किया जिसने एवरेज एनुअल रिटर्न 7% का दिया, ठीक है। आपने इस इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद रिडीम किया, तो अब आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्स होंगे? वेल, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर्बिट्राज फंड से टैक्स होता है 10% पर। तो इवन अगर आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में, आपका 7% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा 10% पे, ना कि 30% पे। तो आर्बिट्राज फंड्स को 1 साल तक होल्ड करने के बाद आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मिले 6.3%। अब आइए बात करते हैं कि कैसे बैंक एफडी का इंटरेस्ट टैक्स होता है। देखो, बैंक एफडी से जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो ना, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है और उससे आपकी टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाता है। इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट किया जाता है। अब आपकी इंटरेस्ट इनकम टैक्स होगी बेस्ड ऑन आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट जो आपके टोटल इनकम पर अप्लाई हो रहा हो उस पर। अब कंपैरिजन के लिए चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपके बैंक फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम, यानी कि आर्बिट्राज फंड्स जैसा सेम, और आप फॉलो रहे हो 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट पे, जिसका मतलब है कि आपकी इंटरेस्ट इनकम पर भी 30% इनकम टैक्स रेट ही लगेगा। तो आपका एक्चुअल रिटर्न बैंक एफडी से पोस्ट टैक्स क्या हुआ? 7% माइनस 30% टैक्स विच इज इक्वल टू 4.9%। तो आर्बिट्राज फंड ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो सकते हैं बैंक एफडी के कंपैरिजन में, खासकर तब अगर आप ऑलरेडी एक हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल हो रहे थे। तो अब अगर आप अपने बैंक एफडी को समय से पहले यानी कि प्री मैच्योरली लिक्विडेट करते हो किसी रीजन से, यानी कि बैंक एफडी को मैच्योर होने से पहले निकाल लेते हो, तो आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा। बैंक्स ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि आपके द्वारा किए गए अर्ली विड्रॉल से हुए उनको जो घाटे हैं उसको कॉम्पनसेट कर पाए। ये इंटरेस्ट रेट में कमी करना हो सकता है 0.5% से 1% तक हो, और कुछ केसेस में शायद इससे भी ज्यादा हो। अब इसके ऑपोजिट आर्बिट्राज फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता और इन्वेस्टर्स उनके फंड्स को किसी भी वक्त बिना पेनल्टी झेले विड्रॉ कर सकते हैं। वेल दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ ही चुके हैं। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं आर्बिट्राज फंड्स की कुछ ड्रॉबैक्स यानी कि कॉन्स को देखते हुए। नंबर 1, आर्बिट्राज फंड्स वोलेटिलिटी पर चलते हैं। तो जब तक स्टॉक मार्केट्स अप जा रहे हैं या फिर डाउन जा रहे हैं, आर्बिट्राज फंड्स रिटर्न्स जनरेट करता रहेगा। हालांकि वो हायर रिटर्न्स देने में स्ट्रगल कर सकते हैं जब मार्केट्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हो। नंबर 2, आर्बिट्राज फंड्स इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में और डेट सिक्योरिटीज यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्रेडिट रिस्क से वल्नरेबल होते हैं। क्रेडिट रिस्क का मतलब वो रिस्क कि बॉन्ड का जो इश्यूअर है वो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट देने में नाकाम रहेगा अपने बॉन्ड होल्डर्स को। तो आपको हमेशा उन बॉन्ड्स का क्रेडिट रेटिंग को जरूर चेक करना चाहिए जिसमें आर्बिट्राज फंड्स ने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि आप डिफॉल्ट के रिस्क को कम कर सकें। आइए नजर डालते हैं एडलवाइस आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के टॉप डेट होल्डिंग्स पर। आप देखिए AAA रेटेड बॉन्ड्स को और SOV रेटेड बॉन्ड्स को जो कि आर्बिट्राज फंड्स पोर्टफोलियो में हो, ये एक्सट्रीमली सेफ होते हैं दोस्तों। आप AAA रेटेड बॉन्ड्स और SOV रेटेड बॉन्ड्स को ढूंढिए जो कि आर्बिट्राज फंड्स पोर्टफोलियो में काफी सेफ हो सकते हैं। नाउ क्रेडिट रेटिंग्स जैसे कि क्रिसिल, केयर, इक्रा बॉन्ड्स को रेटिंग्स असाइन करती हैं। जिनके पास AAA रेटिंग होती है उन्हें सेफर माना जाता है। इनमें डिफॉल्ट के चांस कम हो सकते हैं। नाउ SOV यानी कि सोवरेन बॉन्ड्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू होते हैं और ये ज्यादातर डिफॉल्ट कभी नहीं ही करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट की गारंटी को एंजॉय जो करते हैं। अब आर्बिट्राज फंड्स कॉन्स्टेंटली स्टॉक्स को खरीदते बेचते रहते हैं जिससे कि वो कैश और फ्यूचर मार्केट्स के बीच चल रहे प्राइस के अंतर का एडवांटेज ले पाएंगे, इनका काम है। और इस रीजन से इनका एक बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है। अब कुछ आर्बिट्राज फंड्स का बहुत हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हो सकता है जो कि इसके एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा देता है, यानी कि फंड को मैनेज करने की कॉस्ट को बढ़ा देता है। आइए नजर डालते हैं कुछ आर्बिट्राज फंड्स के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो और एक्सपेंस रेशियो पर। सो देयर यू हैव इट फ्रेंड्स, आर्बिट्राज फंड्स हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, टैक्स एफिशिएंसी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकते हैं अगर कंपेयर करें ट्रेडिशनल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से। तो लेकिन याद रखिए कि ये अपने खुद के कुछ रिस्क के साथ आते हैं जो कि इनके रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोचा है बैंक एफडीज के कंपैरिजन में? आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं? हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए।
एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन की तरह ना ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.